Welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik and I am here again with the topic techniques of separation and isolation of DNA and ये principles of biotechnology वाली एक यूनिट है हमारे सिलेबस में HPSC PGT बायोलॉजी के सिलेबस में, उसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, सुबह तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किया, अब हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इस तरह से हमारी सीरीज़ चलेगी, ठीक है। जिसके लिए लेक्चर आएगा सुबह मॉर्निंग में 6:30, और अब जो शाम को 6:30 आएगा लेक्चर, वो आएगा हमारा टेक्निक से रिलेटेड। पहले हम बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए आज हम करने वाले हैं, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है डीएनए सेपरेशन, क्यों करते हैं, वो समझ लेते हैं। देखो, डीएनए का आइसोलेशन का मतलब क्या है कि डीएनए को प्योर फॉर्म में सेल से एक्सट्रैक्ट करना, चाहे वो एनिमल की सेल है, चाहे वो प्लांट की सेल है, ठीक है। चाहे उस सेल में प्रोटीन हो, चाहे आरएनए हो, चाहे डीएनए हो, चाहे विटामिन हो, उन सब से अलग हम डीएनए को प्योर फॉर्म में यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं बाहर, ठीक है। उसका मतलब होता है डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक है। तो क्या हुआ, डीएनए आइसोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर डीएनए फ्रॉम सेल्स बाय रिमूविंग सेल मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन को हम रिमूव करेंगे पहले, फिर उसके अंदर सेल के अंदर जो भी प्रोटीन है, लिपिड है, आरएनए है, ये दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स हैं, उनको रिमूव करेंगे, ठीक है। अब जो प्योरीफाइड डीएनए है वो बन जाएगा, जिसको हमें मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए जो चाहिए हमें, ठीक है। जैसे पीसीआर के लिए चाहिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए हमें डीएनए चाहिए होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग करनी हो जब डीएनए चाहिए होता है, क्लोनिंग करनी हो डीएनए की तब डीएनए चाहिए होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, जीन थेरेपी के लिए, या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें डीएनए चाहिए होता है। तो हम आइसोलेशन इन्हीं टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। तो पहले तो हमने देखा कि डीएनए एक्सट्रैक्शन का मतलब है प्योर फॉर्म में डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, सेल की सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स को रिमूव करके। अब जो यहाँ पे प्योरीफाइड डीएनए, उसका क्या यूज़ है, क्यों उसको आइसोलेट कर रहे हैं। पीसीआर, डीएनए सीक्वेंसिंग, क्लोनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन थेरेपी और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म करने के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में हम जो भी टेक्निक्स परफॉर्म करेंगे जिसमें भी डीएनए यूज़ होगा, उन सब के लिए हम आइसोलेट कर रहे हैं। तो क्या प्रिंसिपल है, कैसे हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को, वो प्रिंसिपल समझ लेते हैं। देखो, जब हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं हम, तो 4 मेन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। 4 मेन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला होता है सेल लाइसिस। सेल लाइसिस का मतलब क्या है, फटना। लाइसिस मतलब बर्स्ट आउट होना, इसका मतलब होता है बर्स्ट आउट होना। बर्स्ट आउट होना मतलब मेम्ब्रेन फट गई है, ठीक है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन फटने की वजह से सेल का क्या होगा, जो भी कंपोनेंट होगा वो सारा किस में आ जाएगा, बाहर सराउंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो सेल लाइसिस का मतलब क्या है, सेल ब्रेक हो गई, ओपन हो गई, और जो न्यूक्लियाई थे वो भी फट जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फट जाती है, जिसकी वजह से डीएनए सराउंडिंग में रिलीज़ हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप सेल लाइसिस है। तो सेल लाइसिस को चाहे हम किसी फिजिकल मेथड से परफॉर्म करें, चाहे केमिकल मेथड से परफॉर्म करें, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, सेल का ब्रेकडाउन, ठीक है, ताकि डीएनए को रिमूव किया जा सके। अब देखो, सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, आरएनए होते हैं, वो क्या है, वो हमारे जो हमने एक्सट्रैक्ट करना है डीएनए, उसको कॉन्टामिनेट कर देते हैं, क्योंकि हमें प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में डीएनए चाहिए, सिर्फ डीएनए चाहिए, पर उसके साथ प्रोटीन भी बाउंड है, लिपिड भी बाउंड है, आरएनए भी बाउंड है। तो हम क्या करेंगे, उन प्रोटीन्स को और उन कॉन्टामिनेट्स को हम रिमूव करेंगे। कैसे कर सकते हैं, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीज एंजाइम, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम, आरएनए को तोड़ने के लिए राइबो या आरएनएज एंजाइम, ठीक है। तो ये एंजाइम्स यूज़ करेंगे इनको एलिमिनेट करने के लिए, ताकि लास्ट में क्या बचे, सिर्फ डीएनए बचे। डीएनए बच गया, अब आ गया डीएनए, अब क्या करेंगे, उसके प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। डीएनए को अल्कोहल का यूज़ करके उसके प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करेंगे, फिर उसको प्योरीफाई करके स्टोरेज करेंगे, उसकी वॉशिंग करेंगे, उसको एक बफर में डिज़ोल्व करेंगे ताकि वो स्टेबलाइज रहे, है ना, क्योंकि डीएनए क्या होता है, सुपर कोइलिंग कर लेता है, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है ना। तो डीएनए को हम एक ऐसे बफर में रखेंगे जहाँ पे डीएनए स्टेबलाइज रहे। तो हमने क्या क्या स्टेप पढ़े कि जब हम अपना डीएनए आइसोलेशन करते हैं, सबसे पहले हमें सेल को तोड़ना होता है, डीएनए को निकालना होता है।
फिर क्या करना होता है, जो भी एलिमिनेटेड बॉडी, जो भी कॉन्टामिनेटेड बॉडी है सॉरी, जैसे प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, इनको एलिमिनेट करना होता है। फिर हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में डीएनए आ गया, जिसको हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। फिर क्या करते हैं, उस प्योरीफाइड डीएनए को वॉश करके बफर में स्टोर करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज रहे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, पहले हम स्टेप्स समझेंगे कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करते हैं, डीएनए के आइसोलेशन की क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप होता है डीएनए आइसोलेशन के टाइम पे सैंपल कलेक्ट करना। मान लो प्लांट की सेल से हमें डीएनए आइसोलेट करना है तो प्लांट की सेल लेंगे, बैक्टीरियल की सेल से करना है तो बैक्टीरिया की सेल लेंगे, एनिमल की सेल है तो एनिमल की सेल लेंगे। और दूसरा क्या है, जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या है, हम क्रिमिनल्स का भी पता लगाते हैं। तो जहाँ पे क्राइम हुआ होता है वहाँ से हम सैंपल उठाते हैं, है ना, वहाँ पे हमें कुछ भी मिल जाता है, उसका टिश्यू, ब्लड या उसके बाल, है ना, कुछ भी मिल जाता है, उसके नेल्स। तो जो भी हमें मिल रहा है वो सैंपल है। ठीक है, जिससे भी हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है। तो डीएनए क्या हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, हमारी बक्कल सेल्स भी हो सकती हैं, जैसे थूक में, है ना, जैसे कहीं पे स्पिट कर दिया किसी ने, किसी की किडनैपिंग हुई थी और हम ट्रेस कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा देंगे कि ये वही है ना। तो वो स्पिटिंग, जो उसने स्पिट किया था उसमें भी क्या होंगी, उसकी बक्कल सेल्स होंगी, ये अंदर वाली बक्कल सेल्स जिसमें उसका डीएनए होगा। ठीक है, हेयर में भी, प्लांट में कर रहे हैं तो प्लांट के लीव्स, किसी ऑर्गेनिज्म का टिश्यू, सेमन, सेमन में भी डीएनए है। ठीक है, और अगर हमें सोइल से, वाटर से, बैक्टीरिया और फंगाई लेने हैं तो सोइल से ले लेंगे। ठीक है, तो उनका डीएनए, तो सबसे पहले क्या होता है, हम कलेक्ट करते हैं क्या, सैंपल। जैसे मान लो मैं ब्लड एज अ सैंपल कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं ईडीटीए ट्यूब का यूज़ करूँगी। किसका ट्यूब का यूज़ करूँगी, ईडीटीए ट्यूब का यूज़ करूँगी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इसमें बहुत सारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होती हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं। तो ये ऐसा डीएनए होगा जिसमें ल्यूकोसाइट्स ज़्यादा होंगी। बक्कल सेल से लेते हैं तो हम एक स्टेरिलाइज कॉटन की स्वैब लेंगे। स्टेरिलाइज क्यों लेंगे, ताकि हमारा डीएनए कंटामिनेट ना हो, ताकि हमारा डीएनए क्या ना हो, कंटामिनेट ना हो। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, स्टेरिलाइज करेंगे कॉटन स्वैब को, और फिर अपने चिक को ऐसे स्क्रैप करेंगे, है ना, जिसकी वजह से हमारे उसमें क्या आ जाए, मटेरियल आ जाए। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मटेरियल आ जाए। और या फिर हेयर से लेंगे तो हेयर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल रूट से निकला हो, है ना, रूट से निकला हो, जिसमें हमारे फॉलिकुलर सेल्स भी हों, ताकि हमारा क्या हो जाए, ठीक है, ठीक है, ताकि हमारा डीएनए हो उसमें फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। और प्लांट लीव लेंगे तो यंग फ्रेश लीव लेंगे, जैसे हम पालक का, स्पिनच का ले रहे हैं, बनाना का ले रहे हैं। टिश्यू में लीवर से या मसल सेल्स लेंगे। सीमेन हमारा डीएनए का रिच सोर्स होता है। और अगर मेरे को बैक्टीरिया का डीएनए लेना, फंगस का डीएनए लेना है तो मैं सोइल से लूँगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि हम सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे EDTA की फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ई से क्या है इथाइलिन, डी से क्या है डाई अमाइन, टी से क्या है टेट्रा, ए से एसिटिक एसिड। ठीक है, EDTA में हम EDTA ट्यूब में क्या लेते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। तो देखो, जब भी हम अपना डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, हमें क्या यहाँ पे ध्यान में रखना है। पहला तो हम क्लीन और स्टीराइल, स्टीराइल मतलब जो कॉन्टामिनेटेड नहीं है, जिस पे कोई फंगस ना हो, बैक्टीरिया ना हो, कोई वायरस ना हो, ऐसा स्टीराइल टूल यूज़ करेंगे। जैसे ट्यूब भी ले रहे हैं तो ट्यूब स्टेरलाइज होनी चाहिए। स्वैब ले रहे हैं तो वो स्वैब भी क्या होना चाहिए, स्टेरलाइज होना चाहिए। जिसमें हम सीमेन को कलेक्ट करें वो भी स्टेरलाइज होना चाहिए। ठीक है, और डीएनए फ्री होना चाहिए। डीएनए एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए को तोड़ देते हैं फ्रेगमेंट्स में, तो डीएनए एंजाइम उसमें नहीं होने चाहिए। फ्रेश सैंपल को हम इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक है, मतलब डीएनए जो हमने कलेक्ट किया है उसके बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए फ्रेश सैंपल लेंगे। कॉन्टामिनेशन ना हो, हमारे हाथ में भी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो हम ग्लव्स का यूज़ करेंगे, मास्क का यूज़ करेंगे और स्टेरिलाइज्ड मटेरियल्स का यूज़ करेंगे। फिर इमीडिएट प्रोसेस के लिए उसको स्टोर करेंगे ताकि वो डीनेचर ना हो उसके। ठीक है, और लेबलिंग करेंगे कि किस में क्या है, किस इंसान का हमने सैंपल लिया है, ताकि हमें याद रहे। ठीक है,
तो देखो स्टेप्स क्या होते हैं, पहले हमने सैंपल को कलेक्ट करा, फिर क्या किया, उस सैंपल को ग्राइंड करा ताकि उसको उसका एक्सट्रैक्ट निकाला जा सके। फॉर एग्जांपल लीफ की सेल ली थी, अब लीफ के बाहर सेल वॉल होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे हम ऐसे प्रोटीन यूज़ करेंगे जो सेल वॉल को डिग्रेड कर दें, जैसे प्रोटीनेज केब एंजाइम भी यूज़ करते हैं ताकि सेल वॉल को तोड़ा जा सके। उसको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं ताकि सेल वॉल टूट जाए, ठीक है, ताकि जो हमारा एक्सट्रैक्शन हो, मतलब जो हमारा डीएनए आए वो हमारा ईज़िली निकल पाए बाहर, ईज़िली एक्सट्रैक्ट हो जाए। फिर उसको एक बफर में रखते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, और आइस में या रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं ताकि वो डीजनरेट ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ सैंपल इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे रिज़ल्ट को डिसाइड करती है। अनकंटामिनेटेड और फ्रेश सैंपल हमें लेना है, और डिफरेंट सैंपल के लिए डिफरेंट हमारी कलेक्शन मेथड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा, हेयर को लेना है तो हेयर को फॉलिकल के साथ लेंगे, टिश्यू लेना है लीवर या मसल्स का लेंगे, सीमेन लेना है एक हमारी स्टेरिलाइज ट्यूब में लेंगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग हमारे सैंपल को कलेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। तो सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है सेल लाइसिस की प्रोसेस। सैंपल ले लिया मैंने, सेल ले ली, सैंपल लेने का मतलब क्या है, सेल ले ली मैंने, ठीक है। अब सेल का लाइसिस करना है, उसको तोड़ना है ताकि उससे क्या निकल जाए, डीएनए निकल जाए। तो सेल्स आर ब्रोकन ओपन, उनको तोड़ा जाएगा लाइसिस बफर के थ्रू, ठीक है। अब देखो लाइसिस बफर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, डिटर्जेंट हो सकता है, एसडीएस एंड सीटीएबी, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, डिसोल्व कर देते हैं, जो क्या करते हैं, इसको डिसोल्व कर देते हैं, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर देते हैं। अब देखो एसडीएस तो सोडियम डोडिसाइल सल्फेट होता है, और हमारा, और ये क्या है, सीटीएबी क्या है हमारा, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या था, सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, और ये क्या था, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। ये डिटर्जेंट का काम करते हैं, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट एंड सिटाइल ट्राईमिथाइल अमाइड ब्रोमाइड, ठीक है। ये जो है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को डिसोल्व करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसोल्व करता है। फिर हम ट्रिस HCl का यूज़ करते हैं जो pH मेंटेन करके रखता है सेल का। EDTA, जो भी मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे सेल के अंदर उनसे बाइंड कर जाएगा, और डीएनएज एंजाइम जो डीएनए का ब्रेक डाउन करते हैं उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा EDTA, ठीक है। NaCl क्या करता है, डीएनए को स्टेबलाइज करता है और प्रोटीन्स को रिमूव करने का काम करता है। रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, जब सेल लाइसिस होगी तो सेल लाइसिस के स्टेप देखो, सेल लाइसिस में क्या करना है, हमें सेल को तोड़ के उसको डीएनए को रिमूव करना है। तो यहाँ पे क्या क्या करते हैं, पहले डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट यूज़ करने का मतलब क्या है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना, ताकि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ के हमारा डीएनए बाहर आ जाए। तो उसके लिए एसडीएस और सीटीएबी का यूज़ करेंगे। ट्रेस HCl यूज़ करेंगे ताकि सेल के अंदर से जब डीएनए निकले तो उसका pH मेंटेन रहे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारा 5 to 7 के बीच में pH रहता है। ADTA का यूज़ करेंगे ताकि वो मैग्नीशियम आयन से बाइंड करे कि डीएनए एंजाइम को इनहिबिट कर दे ताकि डीएनए फ्रेगमेंट ना हो। NaCl क्या करेगा, डीएनए को स्टेबलाइज करेगा और प्रोटीन को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड और सेल डेब्रिस जो भी सेल के अंदर था वो सब बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सेल लाइसिस का मतलब क्या होता है, गोल क्या होता है, हमारा गोल है कि हम प्रोटीन जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन है या दूसरे सेलुलर प्रोटीन है जो लाइसेट हुए, लाइसेट मतलब लाइसिस सेल ब्रेकडाउन के बाद जो बाहर निकले हैं वो रिमूव हो जाएं और डीएनए प्योर फॉर्म में रहे और फ्री फॉर्म में रहे हमारे सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्योर डीएनए निकालते हैं अनवांटेड प्रोटीन्स को क्या करके, रिमूव करके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लाइसेट करने का। सेल लाइसिस मतलब सेल ब्रेकडाउन, ताकि डीएनए को प्रोटीन, हिस्टोन, आरएनए, लिपिड, विटामिन, प्रोटीन जो भी है सेल के अंदर उन सब इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके, ठीक है। अब प्रोटीज ऐड करते हैं, प्रोटीज जैसे प्रोटीन काइनेज, प्रोटीनेज के, ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में।
ऐसा क्यों करते हैं? सॉरी। जैसे हमारी मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में भी तो प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, और वैसे भी प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। तो उनको तोड़ना है ताकि डीएनए को प्योर फॉर्म में निकाला जा सके, इसलिए प्रोटीनीज यूज़ करते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ बाइंड हो रखे थे, वो भी छोटे छोटे पेप्टाइड होते हैं, वो भी छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूट जाते हैं जब प्रोटीज एंजाइम उनके ऊपर एक्ट करता है। फिर अब प्रोटीन तो टूट गया, अब प्रोटीन को इंक्यूबेट करके उसको डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब कि पेप्टाइड्स में तोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड में जो तोड़ दिया जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, 37 to 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 60 मिनट रखते हैं, जिसके बाद सोल्ट ऐड किया जाता है। सोल्ट में क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड। ये क्या करता है, प्रोटीन का एग्रीगेट, ठीक है, मतलब गुच्छा बना देता है, प्रोटीन को अक्यूमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से प्रोटीन को जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके प्रेसिपिटेट नीचे ट्यूब के नीचे आ जाएंगे, प्रोटीन एग्रीगेट हो जाएगा और वो गुच्छा बना देगा, जिसकी वजह से वो इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। ठीक है, सॉल्यूशन से। फिर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे लाइसेट को क्लियर करने के बाद उसमें क्या रहेगा, सुपरनेटेंट के अंदर सिर्फ डीएनए रह जाएगा और प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीएज यूज़ कर रहे हैं। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। तो प्रोटीनेज के यूज़ करते हैं, ये करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और हिस्टोन भी प्रोटीन होते हैं जिससे डीएनए बाइंड होता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उन दोनों को डाइजेस्ट करके स्मॉल पेप्टाइड में तोड़ देगा। फिर सोल्ट देंगे जो प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करके उसके प्रेसिपिटेट बना देगा, जिसकी वजह से हमारा वो नीचे बैठ जाएगा। और बफर देंगे फिर ट्रिस HCl, जिसकी वजह से pH मेंटेन होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी सेल के अंदर मेंटेन, सेल क्या डीएनए के अंदर मेंटेन रहेगी। ADTA देंगे जो मैग्नीशियम से बाइंड हो जाएगा, इनहिबिट करेगा न्यूक्लियस प्रोटीन को, जिससे डीएनए डिग्रेड ना हो। डिटर्जेंट देते हैं SDS, प्रोटीन के डीनेचुरेशन में हेल्प करता है और मेम्ब्रेन को तोड़ने में हेल्प करता है SDS। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब क्या है, प्रोटीन हमने बोल दिया, ये बात तो हमने बोल दी कि प्रोटीन को रिमूव करना है। प्रोटीन को रिमूव करने के क्या मेथड होते हैं, पहले होता है केमिकल डाइजेशन। पहले हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटीनेज के का, जो प्रोटीन को एंजाइमेटिकली क्या कर लेता है, तोड़ देता है। फिर साल्ट प्रेसिपिटेशन करते हैं, हाई सोल्ट का यूज़ करते हैं, जो प्रोटीन के एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, इस तरह के एग्रीगेट। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेटेंट की फॉर्म में हमारा डीएनए रह जाता है, और नीचे पैलेट में हमारा क्या रह जाता है, प्रोटीन, जिसको रिमूव कर दिया जाता है। तो क्या रखना है, जब भी हम सेल लाइसिस करते हैं तो हमें फ्रेश प्रोटीन्स का यूज़ करना है, ताकि हमारा बेस्ट रिजल्ट निकल सके, वो ईजिली हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड होना चाहिए ताकि प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो पाए। हाई सोल्ट कंसनट्रेशन का यूज़ करेंगे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि प्रोटीन पैलेट ईजिली सेपरेट हो जाए, और फिर सुपरनेटेंट को क्लियर फॉर्म में बिना डिस्टर्ब करे निकालेंगे, जिसके अंदर प्योर फॉर्म में डीएनए होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या समझा, यहाँ हमने समझा कि लाइसिस कैसे होता है, क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं लाइसिस के टाइम पे। ठीक है, पहले हम प्रोटीएज ऐड करते हैं, ठीक है, फिर हम उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाते हैं इंक्यूबेट करके, सोल्ट ऐड करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में प्रोटीन को डिस्कार्ड कर देते हैं, और क्लियर सुपरनेटेंट की फॉर्म में हमारा क्या आ जाता है, डीएनए आ जाता है। नेक्स्ट है हम प्रोटीन को कैसे रिमूव करते हैं, वही बात है जो अभी हमने पढ़ी, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि प्रोटीएज ट्रीटमेंट हम करते हैं प्रोटीन को रिमूव करने के लिए डीएनए सॉल्यूशन से। जो हमारा डीएनए निकला सेल लाइसिस के बाद, उसके साथ प्रोटीन भी था, तो प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज ट्रीटमेंट देते हैं प्रोटीनेज के हेल्प से, जो हिस्टोन को और अदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है। दूसरा मेथड होता है फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, जिसमें फिनोल का यूज़ किया जाता है, जो प्रोटीन को डीनेचर कर देती है। डीनेचर करने का मतलब है कि अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी या टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है हमारा प्रोटीन, तो वो डीनेचर होकर प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा, अपना ओरिजिनल फॉर्म ले लेगा। तो डीनेचर करने के लिए फिनोल का यूज़ किया जाता है।
और क्लोरोफॉर्म क्या करती है, अलग अलग फेज़ को सेपरेट करती है। जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और क्यूवेट के अंदर हमारे सैंपल कुछ तो सुपरनेटेंट में रहते हैं और कुछ नीचे पैलेट की फॉर्म में बच जाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या हो गया, फेज़ सेपरेशन हो गया, एक फेज़ ये आ गई, एक फेज़ ये आ गई, तो दोनों फेज़ अलग अलग हो, इसको इंश्योर कौन करता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसको इंश्योर कौन करता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन के पास बाद हमारे पास अपर लेयर जो आती है वो एक्वस लेयर होती है, जिसमें क्या होता है, डीएनए, और मिडिल लेयर में क्या होता है, प्रोटीन, और लोअर ऑर्गेनिक लेयर में क्या होता है, लिपिड एंड फिनोल। अगर हम फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ उस कंटेंट को जो सेल के टूटने के बाद आया। सेल टूटने के बाद डीएनए और हमारे पास प्रोटीन है जिसको हमने क्यूवेट में डाला, सेंट्रीफ्यूज किया, ठीक है, क्या डाल के, फिनोल क्लोरोफॉर्म। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, अलग अलग फेज सेपरेशन होता है, जो कौन करता है, क्लोरोफॉर्म, और फिनोल क्या करता है, प्रोटीन को डीनेचर कर देता है। तो अलग अलग सेपरेट जब फेज बनती हैं तो अपर फेज आती है वो एक्वस फेज होती है जिसमें प्योर डीएनए होता है सुपरनेटेंट की फॉर्म में। मिडल लेयर आती है प्रोटीन की, लोअर लेयर होती है लिपिड की और फिनोल की। क्लियर है, इस तरह से हमें अलग अलग लेयर मिल जाती है और हम अपने अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आरएनए को कैसे रिमूव किया जाएगा। अभी तो हमने क्या समझा कि सेल तो हमने तोड़ ली, उसमें आया प्रोटीन, प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट किया, कैसे रिमूव किया। अब किसकी बात आई, आरएनए की। आरएनए को भी हमें रिमूव करना है, और डीएनए को भी प्रेसिपिटेट आउट करना है आरएनए से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्टेप होते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीएनए को आरएनए से सेपरेट करते हैं, मतलब डीएनए को प्योरीफाइड करते हैं आरएनए से, और डीएनए को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सॉल्यूशन से निकालते हैं। तो देखो डीएनए रिमूवल कैसे किया जाता है। देखो मैं बोलती हूँ जब कि न्यूक्लियेसेस एंजाइम होते हैं, मैंने बोला न्यूक्लियेसेस एंजाइम होते हैं सेल के अंदर, तो दो तरह के न्यूक्लियेसेस एंजाइम होते हैं, एक होते हैं आरएनएज एंजाइम और एक होते हैं डीएनएज एंजाइम। एक क्या होते हैं, डीएनएज एंजाइम। जो डीएनएज एंजाइम होते हैं वो डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे, उसके फ्रेगमेंट बनाएंगे। जो आरएनएज एंजाइम होते हैं वो आरएनए को तोड़ेंगे, आरएनए के फ्रेगमेंट बनाएंगे। क्लियर है। अब देखो आरएनए के रिमूवल के लिए आरएनएज एंजाइम से ट्रीटमेंट दी जाती है। पहले क्या किया हमने, लाइसेट क्या हुआ, सेल टूटी, न्यूक्लियर इनवेलप टूटा, हमारा डीएनए विद प्रोटीन विद आरएनए विद लिपिड विद प्रोटीन, जो भी हमारी सेल के अंदर कंपोनेंट था उन सब के साथ बाहर आ गया। पहले स्टेप में हमने प्रोटीन को रिमूव कर दिया, ऊपर हमारा डीएनए आया, बीच में हमारे प्रोटीन्स आते हैं, आरएनए, फिर प्रोटीन्स आते हैं, फिर उसके नीचे लिपिड आता है, ठीक है। डीएनए आता है, फिर आरएनए आता है, फिर प्रोटीन आता है, फिर लिपिड आते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ये सब है, ये सारी इम्प्योरिटीज़। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। क्या है ये, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होने की वजह से ये क्या करता है, आरएनए को डाइजेस्ट करता है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बना देता है। अब आरएनए का डिग्रेडेशन किया जाता है ना, आरएनए इज डिग्रेडेड इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, और डीएनए जो है वो इंटैक्ट फॉर्म में रहता है, अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है, पर आरएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट में आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डीएनए को उस सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं सुपरनेटेंट की फॉर्म में। कैसे, अब इसमें हम इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड एल्कोहल डालेंगे, जो या तो इथेनॉल होगी या आइसोप्रोपेनॉल होगी। कोल्ड एल्कोहल डाली, या इथेनॉल है या आइसोप्रोपेनॉल है। कोल्ड एल्कोहल यानी कि -20 डिग्री सेल्सियस पे एक्वस सॉल्यूशन बन गया। कोल्ड इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल को स्लोली ऐड करेंगे इस लाइसेट मिक्सचर के अंदर, डीएनए प्रेसिपिटेट हो गया। ये वाइट थ्रेड जो आए हैं डीएनए के, ये प्रेसिपिटेटेड फॉर्म है, नॉन डिसॉल्वेबल फॉर्म है ये, ठीक है। अब इसको हम स्पून की हेल्प से स्पूल्ड आउट कर लेते हैं, स्पून या कह सकते हैं पिक आउट कर लेते हैं, डीएनए को स्पूल्ड कर लेते हैं एक ग्लास हुक की हेल्प से, पिपेट की हेल्प से। फिर उसको वॉश करते हैं और उसको डिज़ोल्व करते हैं ताकि उसको यूज़ किया जा सके। क्लियर है कि हम कैसे यहाँ पे करते हैं। पहले हम आरएनए को आरएनएज एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करते हैं, फिर हम डीएनए को कोल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल से प्रेसिपिटेट आउट करके निकाल लेते हैं। दो ही चीज़ें हैं मेन।
ठीक है। क्यों रिमूव करते हैं आरएनए को? क्योंकि आरएनए डीएनए की प्रिपरेशन को कॉन्टामिनेट कर सकता है। दोनों के अंदर सेम बेस होते हैं, सिर्फ एक बेस में डिफरेंस होता है। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। और डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन जैसे पीसीआर है या डीएनए सीक्वेंसिंग है, उसमें भी ये एंटरफेयर कर सकता है। ठीक है, तो आरएनएस डीएनए को नहीं तोड़ते, वो स्पेसिफिकली आरएनए को टारगेट करते हैं और स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं। अब प्रेसिपिटेट आउट क्यों करते हैं हम डीएनए को? क्योंकि जो डीएनए होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ हाई सोल्ट, जब हम हाई सोल्ट डालेंगे या फिर कोल्ड एल्कोहल डालेंगे, तो जो डीएनए है वो हमारा वाटर से अलग आ जाएगा, मतलब इनसोल्यूबल बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, जिसकी वजह से वो वाइट थ्रेड जैसा दिखेगा, जिसको हम स्पूल्ड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कोल्ड एल्कोहल यूज़ करनी है -20 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि डीएनए का प्रेसिपिटेट अच्छे से बने। हमें शेक नहीं करना, शेक करेंगे तो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा हमारा डीएनए, प्रेसिपिटेट आउट फॉर्म में निकालना है। हाई सोल्ट होगा तो डीएनए का प्रेसिपिटेट एफिशिएंट बनेगा। इथेनॉल क्या देगी, विजिबल प्रेसिपिटेट देगी, वाइट थ्रेड लाइक प्रेसिपिटेट देगी। ठीक है, बट अगर हमें आइसोप्रोपेनॉल यूज़ करना है तो हमारी येल्ड अच्छी होगी, ज़्यादा अमाउंट में डीएनए मिलेगा। रिजल्ट क्या होगा, प्योर हाई क्वालिटी डीएनए मिल जाएगा, जिसको हम अपनी टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे या बायोटेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक के लिए अब हम डीएनए को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि हम डीएनए को कैसे रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? आरएनएज एंजाइम की हेल्प से, जिसकी वजह से प्योरीफाइड फॉर्म जो होता है डीएनए की वो रह जाती है। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा डीएनए प्रेसिपिटेशन का, जिसमें डीएनए इनसोल्युबल फॉर्म में एल्कोहल में रह जाता है। फिर हम कोल्ड एल्कोहल, इथेनॉल यानी कि 95% इथेनॉल का यूज़ करते हैं, या कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करते हैं। सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं, सोडियम एसीटेट या सोडियम क्लोराइड, जो डीएनए को न्यूट्रलाइज कर देता है, बफर प्रोवाइड करता है, बफरिंग करता है डीएनए की। फिर डीएनए हमें कैसे मिलता है? वाइट थ्रेड की फॉर्म में, कॉटन लाइक फाइबर में, जो हमने पीछे पिक्चर में देखा। अब देखते हैं कि डीएनए की वॉशिंग कैसे की जाती है, डीएनए का डिसोल्यूशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो डीएनए की वॉशिंग कैसे करेंगे हम। वॉशिंग क्या करती है, जो भी बचा हुआ रेजिडुअल सोल्ट हो गया सैंपल में, या फिर कोई अल्कोहल होगी या कुछ और इम्प्योरिटीज़ होगी, वो डीएनए की पैलेट से रिमूव की जाती है वाइल वॉशिंग। तो हम डीएनए पैलेट को सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद एक पैलेट में रखेंगे। अब उसमें हम वॉश बफर रखते हैं। वॉश बफर क्या होता है? 70% इथेनॉल वॉश बफर की तरह यूज़ किया जाता है। उसको हम इसके अंदर क्यूवेट के अंदर डालते हैं। ठीक है, अब इसको जेंटली इन्वर्ट करते हैं, मिक्स करते हैं इस तरह से। ठीक है, ताकि क्या करे, वो हमारा जो इथेनॉल है वो वॉश कर दे हमारे सैंपल को। अब सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, मतलब स्पिन करते हैं पैलेट को, जो डीएनए कंसिस्ट कर रही है और जिसके अंदर हमने 70% इथेनॉल डाला है। अब हम सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करते हैं, पर पैलेट को हम डिस्टर्ब नहीं करते। पैलेट होता है जो नीचे आता है हमारा, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? डीएनए डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब है कि रीसस्पेंड करेंगे डीएनए पैलेट को, जो ये नीचे आई है पैलेट, उसको दोबारा से एक सूटेबल बफर या वाटर में रखेंगे, ताकि उसको स्टोर किया जा सके और फ्यूचर में हमारे डिफरेंट टेक्निक्स के लिए यूज़ किया जा सके। तो सबसे पहले हम डिसोल्यूशन बफर डालेंगे, जैसे टी बफर या न्यूक्लियस फ्री वाटर। न्यूक्लियस फ्री क्यों? अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल डीएनएज प्रेजेंट है, तो वो डीएनए को तोड़ सकता है फ्रेगमेंट में, इसलिए न्यूक्लियस फ्री वाटर, टीई बफर या डिसोल्यूशन बफर डाला जाएगा। ठीक है, वो कितना डाला जाएगा? 20 to 100 ml। डायरेक्टली पैलेट में डालेंगे, उसको बैठने देंगे। इंक्यूबेट को कितने टेम्परेचर पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको बैठने देंगे, सेट होने देंगे, और कितने देर के लिए? 5 to 10 मिनट के लिए। अब उसको जेंटली मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हम किसका यूज़ करें? पिपेट का यूज़ करें। पिपेट से ऊपर ले रहे हैं सॉल्यूशन, फिर छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइटली ऐसे प्रोसेस कर रहे हैं ताकि मिक्स हो जाए। अब हमारे पास क्या आ गया? डिसोल्व्ड डीएनए, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं वॉश करने के लिए? वॉश करने के लिए हमने क्या किया था? 70% इथेनॉल का यूज़ किया था। पैलेट को डिस्टर्ब नहीं करते, ताकि सुपरनेटेंट हमारा अलग आ जाए, पैलेट अलग आ जाए। प्रॉपर वॉशिंग करते हैं और ड्राई नहीं करते पैलेट को, ताकि
ड्राई कर देंगे तो हमारा डीएनए डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जब डिज़ोल्यूशन बफर यूज़ करते हैं हम डिज़ोल्व करने के लिए किसको, डीएनए को, तो वो टी बफर होता है जिसको ट्रिस ईडीटीए भी बोलते हैं। टी बफर क्या है, ट्रिस ईडीटीए। ये बेस्ट स्टोरेज करता है डीएनए की और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है डीएनए की। न्यूक्लियस फ्री वाटर जो है वो डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन में हेल्प करेगा। डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशन का मतलब है कि डीएनए को इतनी प्योर और स्टेबल फॉर्म में निकालेगा कि हम आसानी से पीसीआर और रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर सकते हैं। लो ईडीटीए 0.1 to 1 मिलीमोलर यूज़ करेंगे, लो ईडीटीए यूज़ करेंगे, कम मोलरिटी वाला 0.1 एंड 1 मिलीमोलर वाला, ताकि डीएनए हमारा न्यूक्लियस एंजाइम से प्रोटेक्ट रहे। वर्टेक्स नहीं करना है, फ्रोथिंग नहीं करनी है, वाइड बोर टिप्स यूज़ नहीं करनी है पिपेट की, और डीएनए को -20 डिग्री सेल्सियस पे या 4 डिग्री सेल्सियस पे शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है ताकि वो डीनेचर ना हो, ख़राब ना हो। और डीएनए की क्वालिटी और कंसनट्रेशन यूज़ करने से पहले हमें क्या करनी है, देखनी है, ताकि हम उसको फर्दर अपनी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकें। तो हमने क्या पढ़ा, वॉशिंग जब हम करते हैं डीएनए की तो डीएनए पैलेट वॉश आउट होके आती है, जिसको हम वॉश करते हैं 70% इथेनॉल में। पर्पज़ क्या होता है वॉशिंग का, सोल्ट को रिमूव करना, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, और जो फिनोल रेजिड्यू बच गए थे उनको रिमूव करना। फिर डीएनए का डिसोल्यूशन किया जाता है टी बफर में, जो ट्रिस बफर होता है, या फिर स्टेरिलाइज्ड डिस्टिल वाटर में जिसमें न्यूक्लियसेस ना हों। इसको स्टोर करेंगे शॉर्ट टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए 4 डिग्री सेल्सियस पे, और लंबे टाइम स्पेन के लिए -20 डिग्री सेल्सियस या -80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आती हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है डीएनए आइसोलेशन की। तो डिफरेंट टेक्निक्स आज हम पढ़ेंगे डीएनए आइसोलेशन की, एक बार उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। फिनोल क्लोरोफॉर्म टेक्निक डीएनए आइसोलेशन के लिए यूज़ की जाती है, तो मोस्टली रिसर्चर्स इसको यूज़ करते हैं। इसमें वेरी हाई प्योरिटी वाला हमारा डीएनए आता है, और इसके करने की जो कॉस्ट है वो भी कम होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सोल्टिंग आउट जो मेथड है वो हमारे नॉर्मल लेबोरेटरी के वर्क, जैसे एमएससी में हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, ग्रेजुएशन में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, उस टाइम पे सोल्टिंग आउट टेक्निक का यूज़ करेंगे। प्योरिटी मॉडरेट देता है, कॉस्ट कम होती है और टाइम भी मॉडरेट लगता है। CTAB टेक्निक प्लांट डीएनए के लिए यूज़ की जाती है, हाईली प्योरीफाइड डीएनए देती है, मॉडरेट कॉस्ट होती है, मॉडरेट टाइम लगता है। सिलिका कोलम मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए अगर हम डीएनए कर रहे हैं, जैसे जीन की स्टडी, जीन थेरेपी कर रहे हैं, तो उसमें हाई प्योरिटी वाला डीएनए चाहिए, हाई कॉस्ट होगी और फास्ट प्रोसेस होगी। मैग्नेटिक बीड जो टेक्निक होती है वो ऑटोमेटिक टेक्निक होती है, हाई प्योरीफाइड डीएनए देती है और बहुत हाई कॉस्ट होती है क्योंकि ऑटोमेटिक टेक्निक है। ठीक है, मशीन्स के थ्रू करी जाएगी और फास्ट होगी। चेलेक्स जो होता है वो फोरेंसिक वाले करते हैं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए डीएनए को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, उसमें प्योरिटी मॉडरेट चाहिए होती है और कॉस्ट कम होती है और बहुत फास्ट टेक्निक होती है। तो हमें याद क्या करना है कि कौन सी टेक्निक किसके लिए, जैसे फिनोल क्लोरोफॉर्म हमारी डीएनए के लिए ये रिसर्चर यूज़ करेंगे, सोल्टी आउट हमारी मोटो नॉर्मल लेबोरेटरी में की जाती है। CTAB जो है वो प्लांट के लिए, प्लांट डीएनए के लिए की जाती है, और सिलिका कोलम मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए डीएनए चाहिए जब हाइब्रिड बनाने हो। ठीक है, तब हमारा होगा। मैग्नेटिक बीड्स ऑटोमेटिक टेक्निक है, और चेलेक्स फोरेंसिक वाले यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इन टेक्निक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले आती है फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन मेथड। ये डीएनए को आइसोलेट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाएगी। एक पावरफुल मेथड होता है जो डीएनए को एक्वस फेज में, देखो डीएनए को कैसी फेज में, एक्वस फेज में क्या करेगा, सेपरेट करेगा, किससे, प्रोटीन से और अदर इम्प्योरिटीज से। किसका यूज़ करेगा, फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल का। तो देखो जो हमारा फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड है वो हमें नाम से पता चल रहा है कि वो फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल का यूज़ करेगा ताकि इम्प्योरिटीज़ को हटा सके, और ये एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस फेज में डीएनए को सेपरेट करेगा। प्रिंसिपल क्या है, फिनोल क्या करती है, प्रोटीन को, क्लोरोफॉर्म को, देखो फिनोल क्या करती है, प्रोटीन को डीनेचर करती है, जो हमने पीछे भी स्लाइड में पढ़ा कि प्रोटीन को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देती है। क्लोरोफॉर्म क्या करती है, फेज सेपरेशन, कि जैसे डीएनए आ जाएगा, फिर आरएनए आएगा, फिर प्रोटीन आएंगे, फिर लिपिड आएंगे और फिनोल आएगी, तो अलग अलग फेज बन जाती हैं क्यूवेट के अंदर।
एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब इसमें रिएजेंट कौन कौन से हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम फिनोल क्लोरोफॉर्म एंड आइसोअमाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं। रेशियो क्या होता है 25:24:1 वॉल्यूम लेते हैं हम ऐसे 25 लेंगे, 24 लेंगे और फिर 1 लेंगे। ये ट्रिस सेचुरेटेड फिनोल होती है, ट्रिस सेचुरेटेड फिनोल। क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल 20:1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, इतना रेशो लेंगे। और टी बफर, ट्रिस बफर और न्यूक्लियस फ्री वाटर लेंगे। इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल जो कोल्ड होगी, और आयरनेज ए लेंगे जो ऑप्शनल है। स्टेप्स क्या होते हैं इसके वो देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम इसमें फॉलो करते हैं। देखो सबसे पहले हम सेल को लाइसिस करते हैं, मतलब सेल ब्रेकडाउन हो गया, उसमें डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं। अब हम फिनोल क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, जिसकी फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल अल्कोहल। इसको जेंटली मिक्स करेंगे, इस तरह से इन्वर्ट करेंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर इन्वर्ट करेंगे, फिर सीधा करेंगे। 5-10 मिनट हम ऐसे ही करेंगे, कोई वर्टेक्स का यूज़ नहीं करें, इस तरह से हिला के उसको मिक्स करेंगे। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 से 12,000 आरपीएम पे। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, ठीक है, रोटेशन पर मिनट मतलब 1 मिनट में हमारा 10,000 to 12,000 टाइम्स वो रोटेट कर जाएगी। और ऐसा कितना टाइम तक करेंगे 10 to 15 मिनट। कितने डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारे पास डिफरेंट फेजेस आ गई, फेज़ का सेपरेशन करेंगे। 3 लेयर बनेंगी अलग अलग, देखो ये ब्लू कलर की है, फिर थोड़ा वाइट है, फिर पिंक है, 3 लेयर बन गई। तीनों लेयर में अलग अलग मटेरियल होंगे। अब कलेक्ट करेंगे एक्वस फेज। अब हम अपर एक्वस फेज को, जिसके अंदर डीएनए है, क्योंकि हमने बोला ऊपर डीएनए होगा, फिर आरएनए होगा, फिर प्रोटीन होगा, फिर लिपिड एंड फिनोल होगा सबसे नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर में क्या है डीएनए, उसको स्टेराइल ट्यूब से निकालेंगे और फिर एक्सट्रैक्शन को रिपीट करेंगे। अब दोबारा से क्लोरोफॉर्म आइसो अमाइल अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम रेजिडुअल फिनोल, जो बची हुई फिनोल है, उसको रिमूव कर सकें। फिर हम डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं हमारी कोल्ड अल्कोहल या आइसोप्रोपेनॉल का यूज़ करके और सोल्ट का यूज़ करके, ताकि वो उसको स्टेबलाइज करें, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि ये स्टेप है, ठीक है, ये तो हो गया होगा क्लियर। अब फेज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अपर फेज़ में डीएनए और आरएनए आते हैं, इंटरफेज में प्रोटीन और डीएनए के फ्रेगमेंट आएंगे, और सबसे लोअर ऑर्गेनिक फेज़ होती है जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म की लेयर होगी और प्रोटीन, लिपिड्स और जो भी सेल की डेब्रिस होंगी वो आएंगी, ठीक है। अब ये क्यों काम करता है, क्योंकि जो फिनोल होता है वो प्रोटीन को डीनेचर करता है, और वो न्यूक्लियेसिस एंजाइम्स, न्यूक्लियेसिस एंजाइम जैसे आरएनएस, डीएनएस है ना, उनको क्या करता है ये एक्टिवेट करता है। क्लोरोफॉर्म क्या करती है फेज सेपरेशन ईजी करती है, ये जो हमारा फेज सेपरेशन इसको ईजिली करती है। और डीएनए सोल्यूबल फॉर्म में रहता है, एक्वस फॉर्म में रहता है। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं इक्विलिब्रेट, pH 8 यूज़ कर रहे हैं, फिनोल यूज़ कर रहे हैं, वर्टेक्स यूज़ नहीं कर रहे, इस तरह से हिला रहे हैं क्यूबेट को, ठीक है। केयरफुली कलेक्ट करते हैं डीएनए को अपर एक्वस सॉल्यूशन से। इस एक्सट्रैक्शन को हम दोबारा से रिपीट करते हैं इंटरफेस में, ठीक है, और कंप्लीट रिमूवल करते हैं फिनोल का। यहाँ पे हमें हाई प्योरीफाइड डीएनए मिलता है, एफिशिएंटली रिमूव किए जाते हैं प्रोटीन, लिपिड्स और अदर कंटामिनेंट्स, और ये बहुत सारे सेल टाइप्स और टिश्यूज़ के लिए फिजिबल टेक्निक है। एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन है इसकी, कौन कौन सी फ्यूचर टेक्निक में या डाउन स्ट्रीम टेक्निक में मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ, पीसीआर में या क्यूपीसीआर में, क्लोनिंग में, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में, सीक्वेंसिंग में, सर्दन ब्लोटिंग में, फोरेंसिक एंड मोलिकुलर स्टडीज़ में मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। अब देखो क्या पढ़ा हमने, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन पढ़ा किसका, फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म मेथड का, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स डिसोल्व होते हैं, प्रिंसिपल क्या है कि प्रोटीन डिसोल्व होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बट डीएनए एक्वस फेज में रह जाते हैं, ये इसका मेन प्रिंसिपल है। इसी वजह से हम फिनोल क्लोरोफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे और डीएनए हमारे एक्वस फेज में रह जाएंगे। एक्वस फेज में सुपरनेटेंट से फिर हम डीएनए को निकाल लेंगे। स्टेप क्या है, पहले सेल लाइसिस, फिर प्रोटीन का डाइजेशन, फिर फिनोल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर अल्कोहल को प्रेसिपिटेट आउट करते हैं। एडवांटेज क्या है, बहुत हाई प्योर डीएनए मिलता है, हाई यील्ड है। डिसएडवांटेज क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है साल्टिंग आउट मेथड। तो साल्टिंग आउट मेथड हमारे एक सिंपल, इफ़ेक्टिव और इकोनॉमिकल मेथड है, कम खर्चा आता है और हाई क्वालिटी डीएनए दे देता है।
तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है, हाई कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं हम सोल्ट की, सोल्ट मतलब कि सोडियम क्लोराइड की। जो जो प्रोटीन होती हैं उनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करता है, सोडियम क्लोराइड, जिसकी वजह से प्रोटीन का एग्रीगेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, इनसोल्यूबल फॉर्म में हमारा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट हो जाता है। पर जो डीएनए है वो किस में रहता है, सोल्यूबल फॉर्म में। तो यहाँ पे हम सोल्टिंग आउट कर रहे हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्ट का यूज़ कर रहे हैं आरएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे लाइसिस बफर ऐसा यूज़ करेंगे जिसमें डिटर्जेंट हो, जैसे एसडीएस या ईडीटीए। ठीक है, ये क्या है, डिटर्जेंट, एसडीएस या ईडीटीए एज अ डिटर्जेंट यूज़ किए जाएंगे लाइसिस बफर के अंदर। हाई सोल्ट कंसनट्रेशन लेंगे, अबाउट 5 मोलर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो एक हमें चाहिए लाइसिस बफर, एक सोडियम क्लोराइड चाहिए 5 मोलर, एक टीई बफर, ट्रिस बफर और न्यूक्लियस फ्री वाटर चाहिए। प्रोटीनीज की चाहिए जो हमारे क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा। इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल चाहिए कोल्ड, जो प्रेसिपिटेट आउट करती है डीएनए को। तो वो तो हर स्टेप में चाहिए, क्योंकि प्रेसिपिटेट आउट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम डीएनए को ही क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं, सॉरी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सक्रीट नहीं, सॉरी, हाँ। देखो, तो सबसे पहला स्टेप होता है सेल लाइसिस, वही होगा, सेल को तोड़ेंगे और जो भी हमारे डीएनए आएगा प्रोटीन, लिपिड और इम्प्योरिटीज़ के साथ, फिर प्रोटीनेज के करेंगे जिसकी वजह से प्रोटीन टूट जाएगा और इंक्यूबेट करेंगे सेल को, ताकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके 37 to 56 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 60 मिनट। फिर यहाँ तक तो स्टेप सेम है। उसके बाद क्या आता है, सोल्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं। अब जितना सॉल्यूशन हमारे पास होता है उसका 1/3 वॉल्यूम हम ऐड करते हैं 5 मोलर NaCl सॉल्यूशन का, और उसको जेंटली मिक्स करते हैं। फिर इनक्यूबेट को आइस में रखते हैं 10 to 15 मिनट। अब सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं 10,000 to 12,000 आरपीएम से 10 to 15 मिनट के लिए। अब प्रोटीन क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। अब प्रोटीन क्या करते हैं, एग्रीगेट फॉर्म में, पैलेट की फॉर्म में, मतलब इनसोल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं, और डीएनए सोल्युबल फॉर्म में सुपरनेटेंट पे बैठ जाता है। अब सुपरनेटेंट को हम स्टीराइल ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब कोल्ड इथेनॉल या आइसोप्रोपेनॉल को 2.5 वॉल्यूम में डालते हैं, मिक्स करते हैं और -20 डिग्री पे 30 to 60 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं, जिससे हमारा डीएनए यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब सेंट्रीफ्यूज करके हम डीएनए को कलेक्ट कर लेते हैं और 70% इथेनॉल में वॉश करके उसको सॉल्यूशन में सेफली स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेथड है। तो बेसिक बात ये है कि यहाँ पे सोल्ट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सोल्ट का यूज़ किया जाएगा। तो हाई सोल्ट क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, उनकी सोलिबिलिटी लूज़ करवा देता है, उनको एज अ प्रेसिपिटेट एक्सक्रीट आउट कर देता है, और डीएनए जो है वो सोल्ट से अफेक्ट नहीं रहता, तो वो सॉल्यूशन में एज अ सुपरनेटेंट रह जाता है। तो ये सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव और नॉन टॉक्सिक केमिकल फ्री, मतलब टॉक्सिक केमिकल फ्री प्रोसेस है। तो यहाँ पे कोई वर्टेक्स ऐड नहीं करेंगे, सैंपल को कोल्ड करेंगे ताकि बेटर प्रोटीन प्रेसिपिटेशन हो, जो यहाँ पे कर रहे हैं, और क्लियर सुपरनेटेंट कोई निकालेंगे जिसमें हमारा प्योर डीएनए निकले। एडवांटेज है, इकोनॉमिकल है, आसान है परफॉर्म करना, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज़ नहीं करे, तो सेफ मेथड है, प्योर डीएनए मिलता है और हाई यील्ड होती है, सूटेबल होता है लार्ज नंबर ऑफ सैम्पल्स के लिए। हाई सोल्ट सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए अगर हमें बेटर रिजल्ट चाहिए, और आइस पे इंक्यूबेट करना चाहिए ताकि हमें प्रोटीन की जो प्रेसिपिटेट मिल रहा है वो अच्छे से मिले, और पैलेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो डिसोल्व हो जाएगी। डीएनए को हम लास्ट में 70% इथेनॉल से वॉश करते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमने सॉल्टिंग आउट मेथड में क्या देखा, हाई सोल्ट कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे थे प्रोटीन को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए, पर डीएनए को एज ए सुपरनेटेंट यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में मिल जाता है। रिएजेंट सोडियम क्लोराइड यूज़ करें, अमोनियम एसिटेट यूज़ करें। एडवांटेज क्या है, चीप प्रोसेस है, सेफ़ है, कोई टॉक्सिक सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। डिसएडवांटेज क्या है, लेस प्योर डीएनए हमारा मिलता है हमें। नेक्स्ट मेथड है हमारा CTAB मेथड। CTAB मेथड यानी कि सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मेथड। सिटाइल
ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मेथड। ये कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है, कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है जो सेल को लाइज करता है, तोड़ता है और मेम्ब्रेन को सोल्यूबलाइज कर लेता है और कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है पॉलीसेकेराइड के। पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट के कॉम्प्लेक्स बनाता है हाई साल्ट कंसंट्रेशन में, जिसकी वजह से डीएनए सेपरेट हो गया। क्योंकि देखो सेल फट गई, मेम्ब्रेन के प्रोटीन सोल्यूबल हो गए और जो हमारी कार्बोहाइड्रेट थी वो सोल्ट कंसंट्रेशन की वजह से प्रेसिपिटेट बन गई। तो हम डीएनए को पॉलीसेकेराइड, पॉलीफिनोल और प्रोटीन से ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। कौन से मेथड के थ्रू? CTAB मेथड के थ्रू, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड के थ्रू। ठीक है, इसमें हम कौन कौन से रिएजेंट यूज़ करते हैं? इसमें हम CTAB एक्सट्रैक्शन बफर यूज़ करते हैं जो कि 2% CTAB होता है और 1.4 मोलर NaCl यूज़ करते हैं, 100 मिली मोलर ट्रिस HCl यूज़ करते हैं, 20 मिली मोलर ADTA और pH होता है 8 मेंटेन करते हैं यहाँ पे। क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल एल्कोहल 24:1 के रेशियो में यूज़ करेंगे। RNase A यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आइसोप्रोपेनॉल और इथेनॉल कोल्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। टी बफर या न्यूक्लियस फ्री वाटर यूज़ करेंगे। तो CTAB बफर, क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल एल्कोहल तो हर उसमें होगी, RNase ऑप्शनल है, TE बफर का यूज़ करेंगे। स्टेप्स क्या होते हैं इसके? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं जिसके लिए हम प्लांट टिश्यू को ग्राइंड करेंगे क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है, किस में ग्राइंड करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि हमारा फाइन पाउडर बन सके। फिर हम क्या करते हैं, पहले से वॉर्म किया हुआ CTAB एक्सट्रैक्शन बफर, पहले से गर्म किया हुआ CTAB एक्सट्रैक्शन बफर डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। इंक्यूबेट करते हैं इसको 65 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 30 to 60 मिनट और ओकेजनली मिक्सिंग करते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन के लिए इक्वल अमाउंट डालते हैं क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल एल्कोहल की, जो 24:1 के रेशियो में है। इसको ऐसे इन्वर्ट करके हम जेंटली मिक्स करेंगे जिससे हमें अलग अलग फेज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और प्रॉपर फेज़ सेपरेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं 10 to 15 मिनट के लिए 10,000 to 12,000 RPM पे, रूम टेम्परेचर पे करते हैं, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस पे या रूम टेम्परेचर जो भी होगा। बट वैसे रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, जो हम मेंटेन करके रखते हैं। फेज़ सेपरेशन हो जाएगी यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद। अपर एक्वस फेज़ में डीएनए आ जाएगा, इंटरफेज़ में प्रोटीन और सेल डेब्रिस आ जाएंगे, लोअर में ऑर्गेनिक फेज़ यानी कि प्रोटीन और पॉलीफिनोल्स आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमारा जो डीएनए है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी स्टेराइल ट्यूब में। अब आरएनए रिमूव करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि डीएनए के साथ आरएनए भी आ गया है ना, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज एंजाइम उसको मिलाएंगे इंक्यूबेट करके इस ट्यूब को 37 डिग्री पे फॉर 20 to 30 मिनट। फिर डीएनए क्या होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.6 to 0.7 वॉल्यूम लगा डालेंगे कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल का और इन्वर्ट करके क्यूबेट को ईजिली इसको मिक्स करेंगे जिससे डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अलग से इनसोल्यूबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। और प्रॉपर प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट के लिए 10,000 to 12,000 RPM यानी कि रोटेशन पर मिनट पे। अब हमारे पास डीएनए आ गया। अगेन हम इसकी वॉशिंग करेंगे 70% इथेनॉल में, जो भी बचा कुचा है वो निकल जाएगा। इसको एयर ड्राई करेंगे और TE बफर में डिज़ोल्व करेंगे, जो या फिर हम न्यूक्लियस फ्री वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे प्रॉपरली स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या है ये, जब हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ये टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं, हम फ्रेश डीएनए को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए, यंग लीव्स को। अच्छा, जब ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो हमें फ्रेश और यंग लीव्स को यूज़ करना है ताकि हमें अच्छे से प्योरीफाइड और अच्छा डीएनए मिले। CTAB जो है वो क्या करता है, वो पॉलीसेकेराइड से बाइंड कर जाता है और डीएनए को के प्रेसिपिटेट नहीं बनाता पर पॉलीसेकेराइड के प्रेसिपिटेट बनाता है। हाई सोल्ट NaCl यूज़ करते हैं, जो CTAB पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स जो एज अ प्रेसिपिटेट बना है उसको ईजिली रिमूव करने के लिए सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। हम वोटेक्सिंग नहीं करते यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को ऐड करने के लिए, ऐसे ही हम इसको इन्वर्टेड क्यूबोइड को घुमा लेते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं।
अपर एक्वस फेज से ही हम हमें अपने डीएनए के सैंपल को कलेक्ट करना है, क्योंकि अपर सॉल्यूशन में ही डीएनए आरएनए पाया जाता है, ठीक है, फेज सेपरेशन के टाइम पे। एडवांटेज है कि ये अच्छी प्योरिटी वाला हाई यील्ड वाला डीएनए देगा। प्लांट रिच, ऐसे प्लांट के लिए भी इफेक्टिव होता है जिसमें पॉलीसेकेराइड और पॉलीफिनोल प्रेजेंट होते हैं, और ये डीएनए की शेयरिंग नहीं करता, तोड़ता नहीं उसको, कॉस्ट इफेक्टिव है और रिलायबल है। टर्बल कहाँ पे आती है? अगर ब्राउन ऑरेंज कलर हमें लाइसेट में दिख रहा है जब हमने सेल को तोड़ा और अपने कंपोनेंट को निकाला, तो हमें पीवीपी ऐड करना है इसमें 1 to 2% टू CTAB बफर। विस्किस लाइसेट आ रहा है तो हमें इंक्यूबेशन का टाइम बढ़ा देता है 65 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे इंक्यूबेशन के टाइम को हम बढ़ा देंगे। लो यील्ड आ रही है तो हमें ग्राइंडिंग अच्छे से करनी है, स्टार्टिंग में ही ग्राइंडिंग अच्छे से करनी है, और एक्वस फेज को लॉस नहीं करना है, उसमें से डीएनए और निकलेगा। डीएनए अगर डिजोल्व नहीं हो रहा तो उसको 4 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट टी बफर में रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई करते हैं इस टेक्निक को? प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी में, जेनेटिकल डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, पीसीआर में, RAPD SSR SNP एनालिसिस के लिए, क्लोनिंग और सिक्वेंसी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमने क्या देखा CTAB मेथड में, जो प्लांट डीएनए आइसोलेशन मेथड होता है हमारा, कि जो CTAB है, सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये प्लांट के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिन प्लांट्स में पॉलीसेकेराइड होता है और पॉलीफिनोल्स होता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? जो CTAB है वो पॉलीसेकेराइड को रिमूव कर देता है एज अ प्रेसिपिटेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके, पर डीएनए को प्रिजर्व करता है। एडवांटेज क्या है? बेस्ट है ये प्लांट्स के लिए और हाई क्वालिटी डीएनए देता है। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है यहाँ पे सिलिका कॉलम मेथड। फास्ट मेथड है ये, सिंपल है और एफिशिएंट मेथड है हाई प्योरिटी वाले डीएनए को क्या करने के लिए? एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन सेलेक्टिव बाइंडिंग। मतलब जो डीएनए है वो सिलेक्टिवली बाइंड होता है सिलिका मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो उसको मतलब निकालने के लिए एफिशिएंट मेथड है। प्रिंसिपल क्या है? ये हाई सोल्ट की प्रेजेंस में परफॉर्म किया जाता है। हाई सोल्ट यानी कि काओट्रोपिक सोल्ट, हाई सोल्ट यानी कि काओट्रोपिक सोल्ट। डीएनए जो है वो सिलिका मेम्ब्रेन से सिलेक्टिवली बाइंड होता है जब हम उसको स्पिन कॉलम में स्पिन करते हैं, और इम्प्योरिटीज़ जो है उनको वॉश आउट कर दिया जाता है और डीएनए को इल्यूट कर दिया जाता है। इल्यूट आउट कैसे करेंगे? लो सोल्ट बफर में या वाटर में। इल्यूट आउट मतलब वो आ जाएगा और उसको धो देंगे, वॉश आउट कर देंगे। इल्यूट आउट करने का मतलब है उसको वॉश करके पहले निकाल देना। सोल्ट डाला और हमारे डीएनए सॉल्यूशन को निकाल दिया, ठीक है, या फिर वाटर डाला और डीएनए सॉल्यूशन को निकाल दिया, वो इल्यूट आउट मेथड है। तो वही होगा। सबसे पहले इसके रिएजेंट देखते हैं। लाइसिस बफर का यूज़ करेंगे जिसको हम क्याओटिक सोल्ट बोलते हैं, हाई सोल्ट सॉल्यूशन। बाइंडिंग बफर का यूज़ करेंगे, वॉश बफर 1 विद सोल्ट, वॉश बफर 2 यूज़ करेंगे विद इथेनॉल। 2 वॉश बफर यूज़ करेंगे। पहली बार जब यूज़ करेंगे वॉश बफर को तो सोल्ट के साथ, फिर एल्कोहल के साथ, मतलब कि इथेनॉल के साथ। इल्यूशन बफर यूज़ करेंगे या न्यूक्लिएशन फ्री वाटर, दोनों में से एक चीज़ यूज़ करेंगे। स्पिन करेंगे किसके साथ? सिलिका मेम्ब्रेन के साथ, ताकि डीएनए सिलिका मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाए, फिर उसको वॉश करके सिलिका मेम्ब्रेन से इल्यूट आउट किया जाए, बाहर निकाला जाए, ठीक है। स्पिन करेंगे सिलिका मेम्ब्रेन, ठीक है। कलेक्शन करेंगे 2 ml की ट्यूब के अंदर और माइक्रो सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसको। स्टेप्स देखते हैं। देखो, सैंपल प्रिपरेशन वैसे ही होगी, लाइसिस करेंगे, फिर इसको बाइंडिंग बफर में डालेंगे। जो भी हमारे पास सब्सटेंस निकलेंगे सेल को तोड़ने के बाद उसको बाइंडिंग बफर में डालेंगे लाइसेट करने के लिए और अच्छे से मिक्स करने के लिए। फिर लोडिंग करेंगे। लोडिंग का मतलब क्या है? जो हमारा मिक्सचर है उसको स्पिन कॉलम में डालना, ठीक है, एक कलेक्शन ट्यूब में। ये बीच में जो हमें दिख रही है वो एक कलेक्शन ट्यूब है, ठीक है। कलेक्शन ट्यूब के अंदर एक स्पिन कॉलम होता है। ये पूरा है हमारे पास क्या है? स्पिन कॉलम। ये जो हमें बड़े वाली ट्यूब दिख रही है ये तो स्पिन कॉलम, और जो बीच में छोटे वाली ट्यूब दिख रही है वो क्या है हमारे पास? स्पिन कॉलम। बीच वाला है स्पिन कॉलम और बड़े वाली ट्यूब है कलेक्शन ट्यूब, ठीक है। ये कलेक्शन ट्यूब है, बीच वाला स्पिन कॉलम है। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे इसको 8000 to 12000 RPM में। कितनी देर के लिए? बहुत कम टाइम के लिए। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, माइक्रो मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं, 30 to 60 सेकेंड के लिए,
डीएनए बाइंडिंग करेंगे, सिलिका मेम्ब्रेन इसमें है, तो सिलिका मेम्ब्रेन से सिलेक्टिवली डीएनए क्या होता है, बाइंड हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो इस मेम्ब्रेन वाले चैनल से, मतलब कि स्पिन कॉलम से बाहर आ जाती हैं, यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन ट्यूबल्स था उसमें आ जाएंगी। वॉश करेंगे। अब हम बफर 1 ऐड करेंगे। अब हमने क्या देखा था, तो बफर 1 को हम सोल्ट के साथ ऐड कर सकते हैं या इथेनॉल के साथ ऐड कर सकते हैं, ये देखा था। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब बफर 1 ऐड कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूज में, ताकि जो भी प्रोटीन हो इसमें, जो भी सोल्ट हो, इम्पोर्टीज हो, वो नीचे आ जाएँ। ठीक है। अब वॉश बफर 2 ऐड कर रहे हैं इथेनॉल के साथ। पहला हमने सोल्ट के साथ ऐड किया, दूसरा हम बफर के साथ, सॉरी एल्कोहल के साथ ऐड कर रहे हैं, ताकि जो भी कंटामिनेट्स हैं वो नीचे आ जाए। फिर अब ड्राई स्पिन करते हैं, सेंट्रीफ्यूज को अगेन सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो इथेनॉल के रेजिड्यू हैं, यहाँ पे हमने इथेनॉल डाली थी ना बफर 2 के साथ, वो भी नीचे आ जाए। इल्यूशन के लिए हम न्यूक्लियस फ्री वाटर का यूज़ करते हैं, वो डालते हैं, जिससे इल्यूट आउट हो जाता है हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो कॉलम में। फिर दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करते हैं 1 मिनट के लिए, और प्योर डीएनए को इल्यूट आउट करते हैं, मतलब वॉश करके उसको बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे जो आएगा वो दूसरी ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्शन ट्यूब में इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पे मेन की पॉइंट तो यही है कि डीएनए को सिलिका से बाइंड करके हाई सोल्ट कंसंट्रेशन में रिमूव किया जाता है। ठीक है, हाई क्वालिटी है, ये सब है। टिप्स क्या है, हमें ओवरलोड नहीं करना, कॉलम को ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि बार बार हमें कुछ ना कुछ बफर सॉल्यूशन वाटर देता रहना है, तो कॉलम को हमें ज़्यादा नहीं भरना। कंप्लीट रिमूवल करवाना है इथेनॉल का, किसके थ्रू, हमारा जो न्यूक्लियस फ्री वाटर है उससे वॉश करके। फ्रेश बफर यूज़ करने हैं, इल्यूट करना है प्री वॉर्म्ड बफर के साथ। पहले से ही जो हमारे बफर हैं, सोल्ट के साथ यूज़ करो या उसको इथेनॉल के साथ यूज़ करो, उसको पहले ही प्री वॉर्म्ड करना है 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टोर करेंगे इल्यूट को, जो मिलेगा उसको -20 डिग्री सेल्सियस पे। फिर जो डीएनए बनता है उसको कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, पीसीआर के लिए, क्यूपीसीआर के लिए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए, क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग, एसएनपी एनालिसिस और जेनेटिक स्टडी के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। तो सिलिका कॉलम मेथड क्या होता है, स्पिन कॉलम मेथड। इसमें हमने क्या पढ़ा कि डीएनए को सिलिका मेम्ब्रेन के साथ बाइंड किया जाता है काओट्रोपिक सोल्ट की प्रेजेंस में, और तब उसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है, इल्यूट आउट किया जाता है। पहले सेल लाइसिस करते हैं, फिर डीएनए को बाइंड करते हैं, फिर वॉशिंग और इल्यूशन करते हैं। फास्ट हाईली प्योरिटी वाला डीएनए मिलता है, कमर्शियल किट अवेलेबल होते हैं इसकी, एक्सपेंसिव किट है पर ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक बीड मेथड, फिर चेलेक्स मेथड, और फिर हमारा आएगा अगारोस जेल मेथड। तो 3 मेथड हमारे रह गए हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं मैग्नेटिक बीड मेथड की। मैग्नेटिक बीड मेथड मॉडर्न, फास्ट और एफिशिएंट मेथड है, पर ये सिलेक्टिव बाइंडिंग करवाता है। जैसे उसमें बाइंडिंग हो रही थी सिलिका मेम्ब्रेन में, इसमें बाइंडिंग हो रही है मैग्नेटिक बीड पे, ताकि ईजिली सेपरेट हो उसके हाई प्योरिटी वाला डीएनए। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या काओट्रोपिक सोल्ट की प्रेजेंस में ये भी होता है, वो भी हो रहा था, पर यहाँ पे डीएनए मैग्नेटिक बीड के साथ बाइंड हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ बाइंड नहीं होती है, फिर हम डीएनए को इल्यूट आउट कर लेते हैं। कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, लाइसिस बफर वही क्योटिक सोल्ट के साथ, मैग्नेटिक बीड डीएनए को बाइंड करने के लिए, वॉश बफर 1 सोल्ट के साथ, वॉश बफर 2 इथेनॉल के साथ, वही सारी चीज़ें हैं। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज करेंगे बहुत कम टाइम के लिए, बस क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक स्टैंड करेंगे। मैग्नेट में हम अपना लास्ट में अपना सुपरनेटेंट को रिमूव करके उसको स्टैंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे और पिछले वाले मेथड में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मैग्नेटिक बीड पे निकाल रहे हैं, वहाँ पे सिलिका से बाइंड करके निकाल रहे थे डीएनए को। अब देखो स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप वही है, सेल लाइसिस करो, सैंपल निकालो, फिर बाइंडिंग करवाओ मैग्नेटिक बीड से। ठीक है, और बाइंडिंग करवाने के लिए इनक्यूबेट करो इसको, लाइसेट को 5 to 10 मिनट के लिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक सेपरेशन करो। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब है ट्यूब को एक मैग्नेटिक स्टैंड पे रखो, जिसकी वजह से जो बीड्स हैं, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक बीड से निकाल रहे हैं, तो जो बीड्स हैं मैग्नेट के, वो बाउंड हो जाएंगे डीएनए के साथ और साइड में मूव कर जाएंगे जहाँ पे मैग्नेट प्रेजेंट है। अब सुपरनेटेंट जो बच गया उसको रिमूव कर देंगे इम्प्योरिटीज़ के साथ। अब वॉश बफर 1 ऐड करेंगे, बफर 1 में सोल्ट है। ठीक है, और रीसस्पेंड करेंगे बीड्स को बाय पिपेट की हेल्प से। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वॉश 2 करेंगे, जिसमें हम बफर 2 के साथ इथेनॉल यूज़ करते हैं रीसस्पेंडेड बीड्स के अंदर।
अब ड्राई बीड्स हो गई हमारी, इसको हम मैग्नेट स्टैंड पे रखेंगे ताकि सुपरनेटेंट को रिमूव कर सके और बीड्स को 2 to 5 मिनट के लिए एयर ड्राई कर सके। ठीक है, सुपरनेटेंट में क्या होगा हमारा डीएनए। इल्यूशन बफर ऐड करेंगे या न्यूक्लियस फ्री वाटर ऐड करेंगे। बीड्स को दोबारा से सस्पेंड करेंगे सॉल्यूशन में और 5 मिनट के लिए उसको इंक्यूबेट करेंगे। मैग्नेट पे रहने देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा डीएनए है वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसको वॉश करके लूट आउट कर देंगे हम डीएनए को। तो यहाँ पे यही है कि कैओटिक कंडीशन में मैग्नेटिक बीड का यूज़ करके हम सेल अपने सॉल्यूशन को निकालते हैं। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज़ तो यहाँ पे बीड्स के साथ बाइंड नहीं होती, वॉश आउट हो जाती है, पर डीएनए वो बाइंड हो जाता है। इथेनॉल बेस्ड वॉशेज यूज़ करते हैं प्रोटीन को रिमूव करने के लिए और सॉल्ट को रिमूव करने के लिए। डीएनए इल्यूट होता है लो सॉल्ट बफर में या वाटर में। हाई प्योरिटी वाला डीएनए हमारा सेंसिटिव एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो ये एप्लीकेशन है। ठीक है, इन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है डीएनए। तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक बीड्स में डीएनए बाइंड होता है मैग्नेटिक बीड से, जो सिलिका के साथ या स्पेशल पॉलीमर्स के साथ कोट की जाती हैं। मैग्नेट सेपरेट करता है डीएनए को कंटामिनेट से, कंटामिनेट मैग्नेट पे बाइंड नहीं करते। एडवांटेज ऑटोमेटिक टेक्निक है, हाई है, आउटपुट इसका अच्छा होता है, कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोविड टेस्टिंग के लिए, एनजीएस के लिए और क्लिनिकल लेबोरेटरीज में इसका यूज़ किया जाता है। चिलेक्स मेथड सिंपल, रैपिड और कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। हाई क्वालिटी जीनोम को यूज़, मतलब जीनोम यानी कि डीएनए को आइसोलेट करने के लिए चेलेक्स 100 रेजिन का यूज़ किया जाता है। ये एक चिलेटिंग रेजाइन होता है। ठीक है, रेजिन या रेजिन होता है, जिसको स्टायरीन डाईविनाइल बेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टायरीन, इसका पूरा नाम मतलब इसकी फुल फॉर्म स्टायरीन डाईविनाइल बेंजीन होता है। ये क्या चिलेट करता है, किसको चिलेट करेगा? मैग्नीशियम आयन को। किसको चिलेट करेगा? मैग्नीशियम आयन को। मैग्नीशियम आयन को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस एंजाइम है, डीएनएज, आरएनएज, उनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। तो डीएनए प्रोटेक्ट हो जाता है, वो डिग्रेड नहीं होता। और फिर सेल जो लाइस्ट करी गई है, डीएनए रिलीज़ किया गया, उस टाइम पे जो चिलेक्स रेजिन है वो डाईवैलेंट आयन से बाइंड करके और इम्प्योरिटी से बाइंड करके उनको रिमूव कर देता है। जैसे प्लांट टिश्यू है, अब मैं इसको लाइसिस करूँगी, किसके साथ लाइसिस कर रही हूँ? चेलेक्स 100 के साथ, @100 है ना, सॉरी चेलेक्स R100 रेजिन के साथ। चेलेक्स मैग्नीशियम और इम्प्योरिटीज़ के साथ बाइंड हो गया और डीएनए हमारा प्योर फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसके लिए रिएजेंट क्या चाहिए? चेलेक्स 100 रेजिन, जो कि 5 to 10% होगा हमारा। 10 मिलीमोलर ट्रेस HCl और pH 8 मेंटेन करना है। 1 मोलर मिलीमोलर ADTA प्रोटीनेज के ऑप्शनल है। न्यूक्लियस फ्री वाटर यूज़ करना है। माइक्रो सेंट्रीफ्यूज करना है बहुत कम टाइम के लिए, 1.5 ml में। वाटर बात कर देनी है और हीट ब्लॉक करना है। ठीक है, देखो स्टेप्स क्या होंगे। प्लांट्स के लिए किया जा रहा है ये, प्लांट सैंपल के लिए। तो देखो, पहले फ्रेश प्लांट का टिश्यू, यंग लीव्स हम प्रेफर करते हैं, उसको कलेक्ट करेंगे, कट करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, फिर चेलेक्स सॉल्यूशन में डालेंगे। जो कैसे प्रिपेयर किया गया, 5 to 10% उसमें हमारा चेलेक्स सॉल्यूशन है और 10 मिलीमोलर ट्रेस HCl और 1 मिलीमोलर EDTA है और pH 8 मेंटेन किया है। ठीक है, ये चेलेक्स सॉल्यूशन है। अब चेलेक्स सॉल्यूशन को ऐड करते हैं माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के अंदर, फिर सेल लाइसिस किया जाता है, जिसमें हम उस सॉल्यूशन को इंक्यूबेट करते हैं 56 to 65 डिग्री सेल्सियस पे 30 to 60 मिनट, और ओकेजनल वॉर्टेक्सिंग कर रहे हैं उसकी। अब क्या करेंगे, उसको बॉईल करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे 8 to 10 मिनट के लिए, ताकि सेल टूट जाए और उसका जो भी मटेरियल लाइसेट है वो बाहर आ जाए अलॉन्ग विथ डीएनए। अब उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10,000 to 12,000 RPM पे 5 मिनट के लिए, जिसकी वजह से पैलेट बन जाएगी एक, जिसमें चेलेक्स रेजिन आ जाएगा और सेल डेब्रीज आ जाएंगी, और ऊपर रह जाएगा सुपरनेटेंट, जिसके अंदर होगा डीएनए। अब उस क्लियर सुपरनेटेंट को, जिसमें डीएनए है, उसको सेपरेट ट्यूब में हमने क्या कर लिया, नई ट्यूब में डाल दिया। ठीक है, अब उसको डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन, मतलब जो भी एप्लीकेशन हमें परफॉर्म करनी है उसके लिए यूज़ करने से पहले उसको स्टोर कर देते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे या -20 डिग्री सेल्सियस पे, और इन एप्लीकेशंस के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चिलेक्स रेजिन जो है वो क्या करता है, मैग्नीशियम आयन होते हैं उसमें, जो न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है और डेब्रीज से बाइंड करता है।
यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन नहीं होता या अल्कोहलिक प्रेसिपिटेट हम यूज़ नहीं करते हैं। ये फास्ट सिंपल प्रोसेस है। पीसीआर, आरएपीडी, आईएसएसआर और एसएनपी एनालिसिस के लिए सूटेबल प्रोसेस होती है ये। तो हमने क्या पढ़ा कि चिलेक्स मेथड में हम चिलेक्स रेजिन बाइंड करते हैं मेटल आयन के साथ, जिससे डीएनए डिग्रेड नहीं होता क्योंकि ये न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है। फोरेंसिक सैंपल्स के लिए, ब्लड स्टेन्स के लिए, हेयर रूट के लिए यूज़ किया जाता है और प्लांट टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेज है, रैपिड है ये और सिंपल है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, इसको क्लास 12th से हम पढ़ते आते हैं, है ना। अब देखो, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सिंपल और वाइडली यूज टेक्निक है डीएनए को फ्रेगमेंट बना के उनको साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करना। साइज़ यानी कि मोलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट करना। तो क्या प्रिंसिपल है इस टेक्निक का कि डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, फॉस्फेट बैकबोन होती है। जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं डीएनए फ्रेगमेंट से और उसको हम एगारोस जेल में रख के डीएनए के फ्रेगमेंट को और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तो जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि एनोड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होंगे तो वो फास्ट मूव करेंगे एगारोस जेल से और ग्रेटर डिस्टेंस तक मूव कर जाएंगे, पर जो बड़े बड़े फ्रेगमेंट है वो धीरे धीरे मूव करेंगे और कम डिस्टेंस मूव कर पाएंगे। इस तरह से हम लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे हमें रीएजेंट क्या यूज़ करते हैं? एगारोस जेल, 1 TeE और TeBe बफर, डीएनए सैंपल, डीएनए लोडिंग डाइज यूज़ करते हैं, डीएनए लोडर, मोलिकुलर वेट मार्कर, इथिडियम ब्रोमाइड या सेफ डीएनए स्टेन। इथिडियम ब्रोमाइड लास्ट में यूज़ किया जाता है देखने के लिए, डीएनए को, फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए। जेल कास्टिंग ट्रे और कोम का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। कोम जिसमें हमारे अलग अलग हम सैंपल डालेंगे, ठीक है। और माइक्रोपिपेट और टिप्स चाहिए, माइक्रोपिपेट के आगे टिप लगती हैं, ठीक। इल्यूमिनेटर चाहिए जो जिसकी हेल्प से हम डीएनए को देख पाएंगे, ठीक है, विजुअलाइज कर पाएंगे। क्या स्टेप्स हैं? पहले एगारोस जेल प्रिपेयर करो, जिसमें हम क्या करते हैं, एगारोस जेल को डिज़ोल्व करते हैं, किसमें? 1x बफर में हीट करके, फिर उसको ठंडा करते हैं -60 डिग्री पे। और फिर कास्टिंग ट्रे, ये कास्टिंग ट्रे, उसमें क्या करते हैं हम, ऐसी कास्टिंग ट्रे जिसमें कोम है, ठीक है, कोम लगे हुए हैं, ये कोम लगे हुए हैं इसमें हम पोर कर देंगे इसको, ताकि ये सेट हो जाए, सोल्डिफाइड हो जाए, सेट हो जाएगा रोज जेल। फिर उसको एक टैंक में रखते हैं, बड़े वाले टैंक में, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक बोलते हैं। और इसको कवर करते हैं हम, इसके ऊपर एक कवरिंग लगाते हैं 1x बफर की, ताकि जो हमारा जेल वो सबमर्ज ना हो, नीचे ना जाए, ठीक है। उसके ऊपर एक और कोट लगा दिया 2-3 मिनट mm का, 2-3 mm का, ठीक है। अब सैंपल प्रिपेयर करेंगे, डीएनए ले लिया, लोडिंग डाई ले ली, जिसके साथ उसको लोड करेंगे डीएनए सैंपल को। केयरफुली हम जो सैंपल है उसको, ये जो दिख रहे हैं ना, ये वेल है, इन वेल्स में लोड कर देते हैं। एक वेल में लोड कर लिया, फर्स्ट और लास्ट वेल में हम इसको लोड करेंगे। फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ठीक है। कितनी वोल्ट की देंगे? 70 to 120 वोल्ट की देंगे। कितनी देर के लिए? 30 to 60 मिनट के लिए। अब जेल को स्टेन दे देते हैं, स्टेन ऐड कर देते हैं जेल में, और जेल को स्टेन में सोक कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, तो उसको स्टेन दे दो या उसको सोक कर दो। कितनी देर के लिए इसको करते हैं ऐसा, ताकि ये स्टेन हो जाए? 20 to 30 मिनट। अब डी स्टेन करते हैं, जो ऑप्शनल प्रोसेस है। डी स्टेन के लिए डिस्टिल वाटर से इसको वॉश कर लिया जाता है, रिंज कर दिया जाता है, मतलब इसको डिस्टिल वाटर में। विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जेल है उसको यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर या ब्लू लाइट इल्यूमिनेटर में रखते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेन था वो क्या था? इथिडियम ब्रोमाइड हमने यूज़ किया था इसको स्टेन करने के लिए। और विजुअलाइज करने के लिए यूवी लाइट या ब्लू लाइट इल्यूमिनेटर चाहिए, ताकि हमें डीएनए के ऐसे फ्रेगमेंट दिखें यहाँ पे। फिर इमेज ले लेते हैं हम, अपनी कंप्यूटराइज्ड इमेज, और फ्रेगमेंट को हम डीएनए लैडर से कंपेयर करके अपने फ्रेगमेंट्स के साइज़ को डिटरमाइन कर लेते हैं। जब हमें, तो यहाँ पे फैक्टर क्या है अफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे की पॉइंट क्या है? की पॉइंट तो ये है कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो वो एनोड की तरफ मूव करता है। स्मॉल फ्रेगमेंट स्मॉल साइज़ के हैं,
तो वो ईजिली मूव कर जाएंगे लंबी डिस्टेंस तक, लार्जर फ्रेगमेंट कम मूव कर पाएंगे। और जो एगारोज कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करता है कितना रेजोल्यूशन पावर होगा डीएनए का। फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं एगारोज की कंसंट्रेशन, अगर हायर होगी तो वो अच्छी है स्मॉल फ्रेगमेंट्स के लिए, वोल्टेज हायर होगी तो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट होगी। ठीक है, 70 to 120 वोल्ट हम यूज़ करते हैं। बफर टाइप कैसा यूज़ कर रहे हैं और पीएच कितना मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो डीएनए की मोबिलिटी को अफेक्ट करता है कि वो स्लो मूव करेगा या फास्ट मूव करेगा। डीएनए फ्रेगमेंट का साइज़ एंड शेप, लीनियर डीएनए होंगे तो वो फास्ट मूव करेंगे और हमारे डबल स्टैंडर्ड होंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। किस लिए हम इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं, क्यों हम डीएनए को फ्रेगमेंट के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं, जो हमने पीसीआर करी थी उसका जो प्रोडक्ट आया है उसका एनालिसिस करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एनालिसिस करने के लिए, कौन सा फ्रेगमेंट कितना कटा, बड़ा छोटा, डीएनए की साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए, क्लोनिंग एंड स्क्रीनिंग के लिए, प्योरिटी और डीएनए की क्वालिटी को चेक करने के लिए, और बहुत सारी फोरेंसिक और जेनेटिक रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, टिप्स क्या है, ओवरलोड नहीं करनी है वेल्स, फर्स्ट और लास्ट को ही फिल करेंगे, फ्रेश बफर यूज़ करेंगे, रिकमेंडेड वोल्टेज 70 to 120 वोल्ट पे ही रन करेंगे ताकि वो फास्ट मूव कर पाए, इतना भी नहीं देंगे कि बहुत हाई वोल्टेज दे दी। ठीक है, तो क्या होता है जब हम डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट किया जाता है उनके साइज़ या मोलिकुलर साइज़ के बेस पे एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस का यूज़ करके। तो इसका प्रिंसिपल क्या है कि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि उसकी फॉस्फेट बैकबोन होती है, तो वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्मॉलर डीएनए होते हैं फ्रेगमेंट, वो फास्ट मूव करते हैं, लार्जर कम मूव करते हैं। कंपोनेंट एगारोस जेल डीएनए सैंपल लोडिंग डाई इथेरियम ब्रोमाइड का यूज़ करेंगे। बफर टीएई और टीबीई बफर का यूज़ करेंगे, टीएई एंड टीबीई बफर का यूज़ करेंगे। इथोडियम ब्रोमाइड और सेफर इन्फ्लोरोसेंट डाई, इसलिए ताकि हम इसको यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर या ब्लू लाइट के अंडर हम फ्रेगमेंट्स को एनालाइज कर सकें और कंप्यूटराइज इमेज इनकी प्रोड्यूस कर सकें। एप्लीकेशन क्या है इसकी, डीएनए के साइज़ को एस्टिमेट करने के लिए, पीसीआर के प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का प्रोडक्ट जो निकलेगा उसको एनालाइज करने के लिए, और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमने बहुत सारे मेथड पढ़े डीएनए आइसोलेशन के, मेन पॉइंट पढ़ लिए, क्या रिएजेंट है, क्या इनका प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ये पीसीआर में यूज़ होते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, डीएनए की सीक्वेंसिंग जब करनी हो, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने हो, जीन क्लोनिंग करनी हो, डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग करनी हो, पेरेंट्स का पता लगाना हो, क्रिमिनल्स का पता लगाना हो, जेनेटिक डिजीज़ को डायग्नोज करना हो, फोरेंसिक साइंस में भी हमारा डीएनए यूज़ होता है उसमें, जैसे क्रिमिनल्स का पता लगाने के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडीज़ करनी हो, हमें स्पीसीज़ को कंपेयर करना हो, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए, क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक के लिए भी हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे ईडीटीए, अच्छा ईडीटीए कुछ एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू कह सकते हैं, कुछ पॉइंट 1 पॉइंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे क्यों हम ईडीटीए को डीएनए आइसोलेशन के टाइम पे ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मैग्नीशियम आयन को चिलेट करता है, जिसकी वजह से ये डीएनए एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। कोल्ड इथेनॉल क्यों यूज़ करते हैं, डीएनए को एफिशिएंटली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेसिपिटेट कर देती है और इसकी सोलिबिलिटी को रिड्यूस करके इसको इनसोल्युबल फॉर्म यानी कि प्रेसिपिटेट बना देती है। प्रोटीनेज के क्यों ऐड करते हैं, स्टोन और अदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। आरएनएज क्यों यूज़ करते हैं, आरएनए के कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि आरएनएज को डिग्रेड कर देता है। विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर प्लांट डीएनए, CTAB मेथड। विच डीएनए आइसोलेशन मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन कमर्शियल किट, सिलिका स्पिन कॉलम मेथड कमर्शियल किट में यूज़ किया जाता है। वाई डज डीएनए मूव टुवर्ड्स द एनोड, क्योंकि उसके पास नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट बैकबोन है। कौन सा मेथड है जो फोरेंसिक सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है, चेलेक्स मेथड। ठीक है, ये था हमारा डीएनए एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन। देखो, अगर आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत डिटेल में पढ़नी है तो उसकी वीडियो जो है मैं लिंक कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगी, मैंने बहुत पहले बनाई थी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। अभी क्या था, हमने सारी डीएनए एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन टेक्निक पढ़ी है, तो हमने सिर्फ मेन पॉइंट डिस्कस करे हैं अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इतने डिटेल में हम एक एक टेक्निक को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हमें रिसर्च नहीं करनी है यहाँ पे टॉपिक पे। ठीक है, तो
ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद मी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रोवाइडिंग मी योर सपोर्ट।